नमस्कार दोस्तों। हर किसी को इंतजार है कि 4 जून को क्या होगा। 4 जून यानी कि लोकसभा चुनाव के परिणामों का दिन। आखिर इस दिन क्या होने वाला है, कौन जीतेगा, किसकी सरकार बनेगी। क्या प्रधानमंत्री मोदी को तीसरी पारी मिल जाएगी या फिर इंडिया गठबंधन कमाल कर देगा। ये सवाल हर किसी के जहन में है और आज इन्हीं सवालों के कुछ जवाबों को टटोलने की कोशिश करेंगे हवाले से उनके जिन कुछ पत्रकारों ने सीटों को लेकर कुछ आकलन किए हैं। उनके अपने निजी अनुमान हैं और उनके अनुमानों पर आज हम बात करेंगे कि आखिर उनका कहना क्या है। लेकिन इन सब के बीच इसकी शुरुआत करेंगे दो महत्वपूर्ण बयानों से। एक बयान है पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का। पूरे चुनाव में मनमोहन सिंह को बहुत ज्यादा कहीं देखा नहीं गया, लेकिन 7वें चरण की वोटिंग से पहले पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का एक बयान आया है, वो आपको दिखा देते हैं। न्यूज़ 24 के मुताबिक न्यूज़ 24 ने अपने सोशल मीडिया के तमाम हैंडल्स पर इस तरीके का एक पोस्टर पब्लिश किया है जिसमें लिखा है, पूर्व पीएम मनमोहन सिंह, भारत के इतिहास में कभी किसी प्रधानमंत्री ने इतने खराब शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया जितना प्रधानमंत्री मोदी ने अपने चुनावी सभाओं में किया। यह पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का स्टेटमेंट है प्रधानमंत्री मोदी के बारे में। जिस तरह से चुनावी मंचों से नरेंद्र मोदी ने मटन, मंगलसूत्र और भी ना जाने कितने बयान दिए, महात्मा गांधी को लेकर जो स्टेटमेंट दिया, मुस्लिमों को लेकर जो स्टेटमेंट्स दिए, उन तमाम बयानों के संदर्भ में ही मनमोहन सिंह ने यह कहा कि बेहद खराब शब्दों का इस्तेमाल प्रधानमंत्री मोदी ने किया। इसके बाद एक और बयान हम आपको दिखाते हैं और वो है बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का। कुछ ही दिनों में नरेंद्र मोदी पूर्व प्रधानमंत्री होने वाले हैं, हवा का रुख बदल रहा है। ये ममता बनर्जी हैं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और उनका यह कहना है कि नरेंद्र मोदी कुछ ही दिनों में प्रधानमंत्री से पूर्व प्रधानमंत्री हो जाएंगे। ये नेताओं के बयान है, जो नेताओं का कहना है वो हमने आपको सुना दिया और अब सीधे सीधे आपको लेकर चलते हैं उन तमाम आकलन पर जो देश के पत्रकारों ने किया है। केपी मलिक जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, पूरा देश इनको जानता है, बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, मुद्दों पर अपनी राय रखते हैं, विश्लेषण करते हैं और बहुत बार इनका विश्लेषण सटीक बैठा है। खास तौर पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश और हरियाणा और दिल्ली, इन इलाकों की राजनीति में केपी मलिक जी की जो समझ है और जो उनकी सियासत की समझ है, जिस तरह से वो आकलन करते हैं, वो कई बार चर्चाओं में रहती है। कई बार इनके आकलन सटीक भी निकले हैं। इस बार केपी मलिक का क्या कहना है वो उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर लिखा है, आप वहां भी पढ़ सकते हैं और यहां भी मैं आपकी सहूलियत के लिए एक बार पढ़ के बता देता हूं। केपी मलिक जी ने लिखा है कि बिग ब्रेकिंग सूत्र, साहेब को गुप्तचर विभागों से रिपोर्ट मिल रही है कि इस बार भाजपा का 225 सीटों का आंकड़ा पार कर पाना भी लगभग असंभव सा है। चुनाव में संघ ने साथ नहीं दिया। केपी मलिक का यह कहना है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो तमाम कोशिशों के बावजूद 225 के आंकड़े को पार नहीं कर पा रही और आरएसएस ने भी बीजेपी का इस बार उतना साथ नहीं दिया जितना 2014, 2019 और उसके पहले के तमाम चुनावों में संघ के स्वयंसेवकों ने दिया है। जेपी नड्डा का भी एक बयान आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि अब हम सक्षम हो गए हैं, अब हमें संघ की जरूरत नहीं है। उसी संदर्भ में भी केपी मलिक इशारा कर रहे हैं। इसके आगे केपी मलिक लिखते हैं कि भाजपा के अन्य नेता भी बदले का इंतजार कर रहे थे। बाबा ने तो यूपी में ऐसा खेला किया जिसका परिणाम 4 जून को दिखेगा, यानी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। एनडीए के अन्य दल भी साहेब के नाम पर राजी नहीं होंगे, ऐसी सूचनाएं हैं। साहेब बौखला गए हैं, कोई एजेंडा नहीं चला, सारे दांव उल्टे पड़े, अब उल्टे सीधे बयान दे रहे हैं। मां से मछली, मटन, मंगलसूत्र, मुसलमान आदि के बाद अब महात्मा गांधी को कौन जानता था यह भी बोल दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एबीपी न्यूज को दिए एक इंटरव्यू में यह कहा कि आजादी के इतने वर्षों में महात्मा गांधी को कोई नहीं जानता था, जब उन पर फिल्म आई तब लोगों को पता चला कि वो क्या थे। साहेब के उल जलूल बयान इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि भाजपा वाकई बहुमत से दूर रहेगी, परंतु बुझता हुआ दिया फड़फड़ाता है। आर्मी चीफ को सेवा विस्तार देना किसी बड़े गेम का प्लान तो नहीं,
ऐसी बातें दिल्ली सियासी गलियारे में गर्म हैं। नौकरशाही भी प्रबल आशंका जता रही है कि जाते जाते कुछ उल्टा सीधा ना कर बैठें। ये केपी मलिक का ट्वीट है, केपी मलिक की अपनी राय है। उन्होंने तमाम जो 7 चरणों के चुनाव हुए, 6 चरण का मतदान हो चुका है और 7वें चरण का मतदान 1 जून को होना है। कई सीटों का इन्होंने आकलन किया है, जमीनी रिपोर्ट्स की हैं, ग्राउंड रिपोर्ट निकाली है और उसके बाद इनका यह कहना है कि देश में भारतीय जनता पार्टी 225 सीटों के आंकड़े को भी पार नहीं करेगी। इसके बाद एक और पत्रकार हैं अनिल जी। अनिल जी भी यूपी के बड़े पत्रकार रहे हैं, तमाम न्यूज़ चैनल्स में काम कर चुके हैं और उसके बाद अब ग्राउंड पर उतरकर पूरे चुनाव में इन्होंने रिपोर्टिंग की है, अलग अलग सीटों पर जाकर वहां का हाल पूरे उत्तर प्रदेश को और देश को दिखाया है। खास तौर पर ये उत्तर प्रदेश कवर करते हैं और उत्तर प्रदेश के बारे में ही इन्होंने अपना एक आकलन किया है। इनका आकलन है कि बीजेपी की लखनऊ और बनारस की सीट सुरक्षित है, यानी कि सेफ है, भारतीय जनता पार्टी वहां चुनाव जीत जाएगी। लेकिन इसके बाद इंडिया गठबंधन के बारे में इन्होंने लिखा है, कुछ सीटों के बारे में, कि गठबंधन की मैनपुरी, कन्नौज, घोसी, बदायूं, फिरोजाबाद, रायबरेली, अमेठी, आजमगढ़, गाजीपुर, कौशांबी, प्रतापगढ़, बाराबंकी, अंबेडकर नगर, कैराना, मोहनलालगंज, बहराइच, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, फर्रुखाबाद, लालगंज, जौनपुर, मछली शहर, संत कबीर नगर, चंदौली, उन्नाव, डुमरियागंज और बस्ती की सीट सुरक्षित है। बाकी सभी सीट पर सीधा मुकाबला है, यानी कि 50-50। यानी कि भारतीय जनता पार्टी को ये सीटें अभी जो बता रहे हैं, इनके आकलन में 2 सीटें बिल्कुल सुरक्षित हैं और बाकी जो इंडिया गठबंधन के लिए इन्होंने सीटें दी, मैं आपकी सहूलियत के लिए गिनकर बता देता हूं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27, यानी कि 27 सीटें इनका आकलन है कि उत्तर प्रदेश में 27 सीटें इंडिया गठबंधन आज की तारीख में जीत रहा है और यह आंकड़ा इससे आगे भी हो सकता है, यानी 27 सीटों से ज्यादा भी इंडिया गठबंधन जीत सकता है। यह आकलन अनिल जी का है, जो ग्राउंड पर उतरकर उत्तर प्रदेश की राजनीति को कवर करते हैं। 2 सीटें अभी ये सेव कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए, 27 सीटें इंडिया गठबंधन के लिए, यानी 29 सीटें। यानी मोटे तौर पर देखिए, इनका कहना है कि 51 सीटें जो है बाकी उत्तर प्रदेश की, उन पर मुकाबला 50-50 का होगा। यानी कौन जीतेगा कौन हारेगा इसका आकलन अभी इन्होंने नहीं किया है, लेकिन इन 27 सीटों पर इनका कहना है कि इंडिया गठबंधन चुनाव जीत सकता है। अगर पिछली बार की बात करें तो पिछली बार एनडीए यानी कि भारतीय जनता पार्टी और अपना दल 64 सीटें उत्तर प्रदेश में जीता था। मायावती और अखिलेश यादव मिलकर चुनाव लड़े थे। समाजवादी पार्टी 5 सीटें और 10 सीटें बसपा को मिली थी, जबकि 1 सीट कांग्रेस के खाते में गई थी, रायबरेली की सीट। अब इस बार वहां से राहुल गांधी चुनाव लड़ रहे हैं और अमेठी से किशोरीलाल शर्मा चुनाव लड़ रहे हैं। यह आकलन अनिल जी का है, जो इन्होंने 29 मई को सुबह 9:44 पर पोस्ट किया है अपने हैंडल पर। आप वहां भी देख सकते हैं। बीजेपी तो मेजॉरिटी से नीचे है ही है, एनडीए भी शायद मेजॉरिटी से नीचे आ गई है। ये मैंने आंकड़े भी दिए थे और मैंने शायद 235 के करीब कहा था कि बीजेपी को आ जाएगी। उसके बाद से जो रिपोर्ट आई है, मैंने शायद पिछली बार जिक्र भी किया होगा, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में बीजेपी को कुछ फायदा हुआ है, एनडीए को फायदा हुआ। तो इसलिए उसको रिवाइज करते हुए मैं अब सोचता हूँ कि बीजेपी शायद 240-50 के बीच में कहीं है। मगर जो बेसिक खबर है, बेसिक जो बॉटम लाइन जिसको कहते हैं, वो वही है कि बीजेपी स्वयं मेजॉरिटी में नहीं दिखाई दे रही है। एनडीए को जोड़ के मेजॉरिटी के उस पार हो सकती है, उससे अभी आप इनकार नहीं कर सकते। और अब इसके बाद दोस्तों मैं एक खबर की तरफ बढ़ना चाहता हूं। खबर यह है, वो खबर दैनिक भास्कर की खबर है। दैनिक भास्कर प्रतिष्ठित अखबार है, उनका पोर्टल है, पूरा न्यूज़ नेटवर्क है और दैनिक भास्कर की ये रिपोर्ट है। सबसे पहले मैं आपको इसकी हेडिंग बताता हूं। ये लेखक इसके अभिषेक गर्ग हैं, जिन्होंने पूरी रिपोर्ट तैयार की है और उनका कहना है, ये भास्कर एक्सप्लेनर है, किस तरीके से पूरी खबर को इसमें समझाया गया है कि कांग्रेस 90 सीटें जीती तो बीजेपी का खेल बिगाड़ेगी। पीएम मोदी 6 गुना छोटी पार्टी पर इतने आक्रामक क्यों हैं, आप बड़ी वजह जानिए। और इसके बाद सबसे बड़ी वजह क्या बताई है कि 90 सीटें जीतकर
बीजेपी का खेल बिगाड़ सकती है कांग्रेस। कैसे, उसको खबर को डिस्क्राइब किया गया है, आप खबर को पढ़ भी सकते हैं। 2019 लोकसभा चुनाव में 190 सीटों पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला था। इनमें से 176 यानी कि 92% सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल की, जबकि कांग्रेस सिर्फ 14 सीटें ही अपने पाले में कर पाई। यानी देश की 1/3 सीटों पर बीजेपी और कांग्रेस की सीधी टक्कर है। इनमें बीजेपी सैचुरेशन में पहुंच चुकी है। अब यहां कांग्रेस के पास खोने को कुछ नहीं है, यानी कि जो खोना है वो बीजेपी को खोना है, कांग्रेस के पास खोने के लिए कुछ नहीं है। इसके बाद इसी रिपोर्ट में आगे बढ़ते हैं। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट में पॉइंट 2 जो इन्होंने बताया है कि कांग्रेस 125 सीटें लाकर भी सरकार बना सकती है। कांग्रेस के नेता हैं, तेलंगाना के सीएम हैं रेवंत रेड्डी। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि अगर बीजेपी सरकार बनाना चाहती है तो उसे 250 से ज्यादा सीटें जीतनी होंगी, सिर्फ बीजेपी को। यहां बात एनडीए की नहीं है, बीजेपी की है। जबकि कांग्रेस को सरकार बनाने के लिए 125 से ज्यादा सीटें पर्याप्त होंगी। रेवंत के इस बयान के पीछे तर्क है कि कांग्रेस 328 सीटों पर खुद और बाकी सीटों पर अलायंस के साथ चुनाव लड़ रही है। ऐसे में कांग्रेस 125 से ज्यादा सीटें जीतेगी तो अपने अलायंस पार्टनर के साथ सरकार बनाने के लिए सक्षम हो जाएगी। अब दैनिक भास्कर का कहना है कि यह एक हाइपोथेटिकल बात है, एक सोची हुई बात है, जो रेवंत रेड्डी की निजी राय है। लेकिन इसको उदाहरण के तौर पर आप ऐसे देखिए कि जब 2004 का चुनाव देखा गया, 2004 में कांग्रेस के पास 145 और बीजेपी के पास 138 सीटें थी। कांग्रेस ने बीजेपी से सिर्फ 7 सीटें ज्यादा जीती और गठबंधन के साथ सरकार बना ली। रेवंत का इशारा यह है कि 4 जून को अगर आम चुनाव 2019 के रिजल्ट में कांग्रेस अपनी सीटों पर इजाफा करती है और करीब 125 सीटों का आंकड़ा छूती है तो अलायंस के सहारे कांग्रेस केंद्र की सत्ता में काबिज हो सकती है। यानी 2019 में जो सीटें जीती थी, ऊपर एग्जाम्पल आपको मैंने 2004 का दिया, लेकिन 2019 में जो सीटें जीती थी अगर उसमें इजाफा होता है तो अलायंस के साथ कांग्रेस अपनी सरकार बना सकती है। अब सीएसडीएस के एक प्रोफेसर है संजय कुमार, उनका कहना है कि पार्टियों के हिसाब से देखें तो ज्यादातर पार्टियों ने कांग्रेस के साथ गठबंधन किया और बीजेपी के साथ कम। रीजनल पार्टियां बीजेपी की अपेक्षा कांग्रेस के साथ गठबंधन करने में खुद को सहज पाती हैं। ये पूरा एक आकलन है 4 जून को लेकर। ये कितना सच होगा, कितना गलत होगा, ये 4 जून की बात है। लेकिन आपको हमने वो तमाम आकलन भी दिखाए हैं जो पत्रकारों ने किए, चाहे केपी मलिक जी ने किया हो, चाहे अनिल जी ने किया हो, वो तमाम आकलन हमने आपके सामने रखे। ये इनके निजी अनुमान है जिस पर आपसे बात करनी बेहद जरूरी थी। अब इनका आकलन सही होगा, इनका अनुमान सही होगा या गलत होगा, क्या कुछ होने वाला है 4 जून को, उसके लिए इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन स्थिति आज की तारीख में यह है कि कोई भी स्पष्टता के साथ परिणाम के बारे में चर्चा नहीं कर सकता। परिणाम के बारे में आकलन लगाए जा सकते हैं, अनुमान लगाए जा सकते हैं। एक तस्वीर थोड़ी सी साफ हो सकती है 1 जून को जब मतदान खत्म हो जाएगा 7 चरणों का, उसके बाद एक बड़ी तस्वीर खुल सकती है कि आखिर देश में 4 जून को क्या होने वाला है। क्या 4 जून को परिवर्तन होगा या वही सत्ता रहेगी जो आज देश की सत्ता पर है? ये सवाल हर किसी के जहन में है। अगर आपको भी लगता है कि आपने भी सीटों का कुछ आकलन किया है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। नमस्कार।